So guys, what's up? Welcome back to the channel and welcome back to the amazing revision class of CA Inter Law. And today we are going to start the revision of chapter dividend. हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं आज डिविडेंड चैप्टर की। शर्म करो, इतने सारे लोग लाइव हो और लाइक देखो, दिल कर रहा है बस क्या ही बताऊं। शिव 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 शिव, गंदी बात गंदी बात। चलो, जो भगवान जो लोग वीडियो लाइक करेंगे ना, उनका डिविडेंड का क्वेश्चन सही करा देना, ठीक है। बस चलो जी। सो वेरी गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, डिविडेंड की रिवीजन जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि छोटा चैप्टर है, तो उतना बड़ा चैप्टर नहीं है। एंड यस, सीएस वाले बच्चे भी देख सकते हैं, सीएमए वाले बच्चे भी देख सकते हैं, सीए वाले बच्चे भी देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे लाइक करेंगे ना, जो कमेंट करके जाएंगे, उनको इंटर पास करा देना, ठीक है। अब मैंने सीए इंटर बोल दिया है, तो अब तुम देख लेना, डील मैंने फाइनल कर लिया ऊपर से। अब अकॉर्डिंगली यू पीपल शुड डिसाइड, राइट। चलो, so let's start with the revision series of dividend chapter number 8, that is your dividend, and very easy chapter। 5 sections गिनती के इस चैप्टर के अंदर है, बट समझने वाली चीजें काफी सारी हैं, वो आपको जो है यहां पर अच्छे से समझनी है, ठीक है सर। राइट सर। रैंक की कुछ दुआ करो, सब्सक्राइब जो क्या करवा रहे हो यार, जो सब्सक्राइब कर देगा ना उसकी रैंक भी आ जाए। और अगर ग्रुप 1 दे रहा है तो फिर ग्रुप 1 मतलब एक ग्रुप दे रहा है तो क्लियर कर देना, ठीक है, पक्का ना प्लीज। चलो राइटिंग प्रैक्टिस जो है ये अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अरे शेड्यूल डाल तो दिया, तो शेड्यूल उसके अंदर देख लो ना आप, ठीक है। चलो, टेलीग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम में जाओ, वहां पे शेड्यूल डाला हुआ है, शेड्यूल निकाल लो, ठीक है। और शेड्यूल निकाल के वहां से देख लो कि कब राइटिंग प्रैक्टिस वाली क्लास है और कब रिवीजन वाली क्लास है, राइट। वो शेड्यूल पूरा डाला हुआ है, वहां से आपको दिख जाएगा। और ये वाले जो नोट्स हैं डिविडेंड वाले, ये भी टेलीग्राम के अंदर डाल दिए हैं, टेलीग्राम के अंदर जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो, अभी आज के लिए इतना ही, बाकी अभी एक साथ सारी डील्स नहीं मांगी जाती, सीए बनवाने वाली डील किसी और दिन करेंगे, ठीक है। जनरल मीटिंग वाला चैप्टर कराऊंगा ना तब। चलो जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, फटाफट से इसको खत्म करते हैं। मेरा टारगेट है कि 1 घंटे के अंदर अपन इसको खत्म कर लेंगे, अच्छे से आराम से रिवाइज भी करेंगे और सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी इसके दिखा दूंगा और रिवीजन भी आपकी कवर हो जाएगी। डिविडेंड चैप्टर होल सोल आपका कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एमटीपी की जो है ना सेशंस, क्या बोलते हैं, एमटीपी 1, एमटीपी 2, आरटीपी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अलग से आरटीपी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें पास्ट ईयर सारे आरटीपी एमटीपी की वीडियोस हैं, अलग से उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आरटीपी देख सकते हो। सितंबर 25 वाली आरटीपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, जैसे ही आई थी मैंने तभी अपलोड कर दी थी, तो वो आई ऑलरेडी अपलोडेड। एमटीपी मैं तुमको करा दूंगा, ठीक है। चलो, एमटीपी में तुमको लाइव करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। अभी आते हैं सर डिविडेंड चैप्टर के ऊपर। डिविडेंड बात करता है, देखो जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डिविडेंड क्या होता है। जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डिविडेंड इज
कंपनी में जो लोग इन्वेस्टमेंट लगाते हैं ना, दे वांट कि हमको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिले, तो दे आस्क फॉर दैट रिटर्न, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू दोज पीपल। वो जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा उन लोगों को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। सो डिविडेंड इज नथिंग, इट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, एज कि रिटर्न दे रहे हो आप। और रिटर्न किस पे दे रहे हो? रिटर्न दे रहे हो आप उनकी इन्वेस्टमेंट पे। यस यस सर। हम मॉडल टेस्ट पेपर में क्या है मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। मॉडल टेस्ट पेपर में ऐसा कुछ खास नहीं है, वो इन्होंने अचड़म पचड़म मिला मुलू के इधर से कोई आरटीपी से क्वेश्चन उठा लिया, कोई इधर से उठा लिया, कोई इधर से उठा लिया, मिला के एक पेपर बना दिया। दैट इज मॉडल टेस्ट पेपर। कुछ उसमें एक दो मैं देख लूंगा, कुछ नए क्वेश्चन दिखे तो करा दूंगा, उसकी तुम टेंशन ना लो। ठीक है, ठीक है सर। देन आई कम टू लीगल मीनिंग ऑफ द वर्ड डिविडेंड। सर जो डिविडेंड होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे आपको डिविडेंड देना होता है। प्रॉफिट कितना हुआ उसका परसेंटेज नहीं मिलता। एक कंपनी ने 10 लाख के शेयर इशू करे, 10 लाख के शेयर से जो पैसा आया उससे प्रॉफिट कमाया 100 करोड़ का, मान लो एक बार को। अब कंपनी 5% डिविडेंड ला रही है, तो 100 करोड़ का 5% थोड़ी बांटेगी, जितनी कैपिटल उठाई थी उसका 5% देंगे ना। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज ओके एस्पिरेंट जी, कोई इशू है, कोई डाउट है, कुछ है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से डेफिनेटली। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू डिविडेंड के तौर पे दोगे। और एक बात ध्यान से सुनना, सेक्शन नंबर 51 जो आप शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो, सेक्शन नंबर 51 बोलता था, पता नहीं यार मैं ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हो गया, कोई नहीं, आज तुम ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, तो तुमको ब्राउन ही लग रहा होगा ना, थोड़ा सा चॉकलेटी चॉकलेटी। अभी आज तुम मैनेज करो ऐसे ही, मेरे को मत देखो इधर, ध्यान दो पढ़ाई पे। तो जो आप चैप्टर पढ़ के आए, चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, उसमें आप सेक्शन 51 पढ़ के आए थे। और सेक्शन 51 के अंदर आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ ली थी कि अगर कंपनी चाहे तो वो अपने पेड अप वैल्यू के हिसाब से भी डिविडेंड दे सकती है। तो वैसे तो हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से रहेगा, बट इफ कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड एट पेड अप वैल्यू, तो पेड अप वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड दिया जा सकता है। ये सेक्शन 51 में लिखा हुआ था। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं सर, व्हाट इज द लीगल मीनिंग ऑफ द वर्ड डिविडेंड। लीगल मीनिंग ऑफ द वर्ड डिविडेंड इज कि डिविडेंड के अंदर इंटरिम डिविडेंड भी इंक्लूड होता है। अब इसने कुछ डिविडेंड को डिफाइन तो किया नहीं, बल्कि बस ये बता के छोड़ दिया कि डिविडेंड के अंदर इंटरिम डिविडेंड भी आएगा। व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस डिविडेंड? इस वर्ड का फिर क्या इंप्लीकेशन पड़ा सर? इस वर्ड का ये इंप्लीकेशन पड़ा कि अब आप जहां पर भी इस चैप्टर में डिविडेंड शब्द लिखा देख रहे हो, वो उसमें फाइनल डिविडेंड भी है और उसमें इंटरिम डिविडेंड भी है। उसमें फाइनल डिविडेंड भी है और उसमें इंटरिम डिविडेंड भी है। सर कितने टाइप के डिविडेंड होते हैं? दो, एक होता है फाइनल, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? जो रिकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सुन लो, ये बेसिक बातें अगर नहीं समझ में आई ना, तुम सोचो 5 सेक्शन याद करके चला जाऊं और पेपर में जाके उन सेक्शन पे से क्वेश्चन आएगा, पेल दूंगा, फिर आईसीआई पेल देगा। ठीक है, तो मत करो ये हरकतें, ध्यान से सारी चीज सुना करो। ठीक सर, एक होता है फाइनल डिविडेंड जिसको रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे, पहले बोर्ड डिसाइड करेगा कितना डिविडेंड देना है, तो दे विल रिकमेंड बाय पासिंग बीआर। वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे और बीआर पास करके डिविडेंड रिकमेंड करेंगे कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उस रिकमेंडेड डिविडेंड को शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे। शेयर होल्डर्स विल अप्रूव द डिविडेंड। जो रिकमेंड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर उसको बढ़ा नहीं सकते, ये ध्यान रखना। शेयर होल्डर कैन नॉट इंक्रीज द डिविडेंड व्हाट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसे इंक्रीज नहीं किया जा सकता। और शेयर होल्डर्स कहां पर अप्रूव करेंगे? फाइनल डिविडेंड जो होगा शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं इन द एजीएम बाय पासिंग ओआर। फिर सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? आराम से बात ध्यान से सुनना। अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, इट इज इंटरिम डिविडेंड। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यू डिक्लेयर द डिविडेंड, इट इज इंटरिम डिविडेंड। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद बट उसकी एजीएम होने से पहले, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद बट उसकी एजीएम होने से पहले जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, दैट इज ऑल्सो इंटरिम डिविडेंड। फिर सर ऐसा बोल सकते हैं कि 2 एजीएम्स के बीच में डिक्लेयर होने वाला जो डिविडेंड है वो इंटरिम है। यस, और एक बात और ध्यान से सुनना, कि सर जो फाइनल डिविडेंड होता है, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड डिक्लेयर नहीं करता, बोर्ड रिकमेंड करता है। ऑथोराइज डिक्लेयर शेयर होल्डर्स करते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर टू यू? यस सर। बट जो इंटरिम डिविडेंड होता है ना, वो बोर्ड ही डिक्लेयर करता है, यानी वो बोर्ड ही खुद से क्या कर देता है? डिसाइड करता है, बोर्ड डिक्लेयर कर देता है। उसमें बीआर पास होता है, कोई ओआरएसआर पास नहीं होता। ओके सर। फिर उसके बाद में आया सर, अगर मैं नेचर ऑफ शेयर्स की बात करूंगा तो शेयर होते हैं 2 टाइप के, इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। ये आप पढ़ के आ चुके हो, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, कल ही रिवाइज कराया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, जो इक्विटी शेयर होते हैं इनके पास डिविडेंड का प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर के पास प्रेफरेंशियल का डिविडेंड का प्रेफरेंशियल राइट होता है, यानी कि पहले डिविडेंड उनको मिलेगा, बाद में इक्विटी वालों को मिलेगा।
सर इक्विटी वालों का रेट ऑफ डिविडेंड चेंज हो सकता है, यस वो रेट ऑफ डिविडेंड चेंज हो सकता है, वो रिकमेंड करेंगे बोर्ड, उसके हिसाब से डिसाइड होता है, बट प्रेफरेंस का जो डिविडेंड होता है दैट रेट इज फिक्स्ड। बाय डिफॉल्ट हम प्रेफरेंस शेयर को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मान के चलते हैं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड होता है ना वो क्यूमुलेटिव है, मतलब अगर इस साल आपने डिविडेंड नहीं दिया तो फिर वो वाला जो एरियर ऑफ डिविडेंड होगा वो अगले साल आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, वो अगले साल आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, यानी एक्यूमुलेट होता जाएगा आपका एरियर ऑफ डिविडेंड। एरियर ऑफ डिविडेंड मतलब जितना डिविडेंड इस साल एरियर्स में है, एरियर्स मतलब जितना अभी आपने पे नहीं किया, तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, अगले साल आपको दोनों साल का इकट्ठा पे करना पड़ेगा। और अगर लगातार 2 साल तक तुमने डिविडेंड पे नहीं किया तो 47 सबसेक्शन 2 के हिसाब से इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या आ जाएगा, वोटिंग राइट आ जाएगा, एंड दैट वोटिंग राइट विल बी फॉर ऑल द रेजोल्यूशंस, सारे रेजोल्यूशंस के लिए इनके पास क्या आ जाएगा, वोटिंग राइट आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हुए तो फिर उनका एरियर ऑफ डिविडेंड लैप्स हो जाता है, जिस साल में कंपनी को प्रॉफिट होगा उस साल में फिर कंपनी डिविडेंड बांट देगी। अब इस साल नहीं बांटा तो कोई बात नहीं, अगले साल उसका एक्यूमुलेट नहीं होगा, अगले साल फिर अगले साल का डिविडेंड दिया जाएगा, एक्यूमुलेशन का कोई सीन नहीं है। फाइनल वाला जो डिक्लेयर होता है रितिका वो एजीएम में डिक्लेयर हो रहा है, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है। देन मैं आता हूं सेक्शन नंबर 123 के ऊपर। सर सेक्शन नंबर 123 क्या बोलता है? सबसे पहली बात करता है सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, कहां कहां से आप डिविडेंड दे सकते हो, कहां कहां से आप डिविडेंड दे सकते हो। पहला, आप करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से दे सकते हो, बट उसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, और डेप्रिसिएशन ये तुम्हारा इनकम टैक्स एक्ट वाला नहीं लगेगा, सेक्शन 32 वाला। यहां पर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपको जो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 2 दिया हुआ है, उस शेड्यूल 2 में जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो वाला डेप्रिसिएशन माइनस करना है, वो वाला डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ठीक है। अरे भाई ये फाइनेंशियल ईयर है, इसके दौरान डिविडेंड बांटूंगा, इंटरिम डिविडेंड है, ठीक है, लास्ट टाइम आई एम टेलिंग। इसके बाद बट एजीएम से पहले यहां बांटूंगा, अगेन इट इज इंटरिम डिविडेंड। एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है फिर वो जो बटता है वो फाइनल डिविडेंड होता है। अब इसके बाद जो ये वाला साल है जिसमें इस साल की एजीएम हो रही है, ये भी तो एक फाइनेंशियल ईयर है। अब इसमें कोई भी डिविडेंड बटेगा अदर देन एजीएम डेट, वो इंटरिम ही है, वो इंटरिम ही है। एजीएम वाली डेट पे जो बट रहा है दैट इज योर फाइनल डिविडेंड, ठीक है। और दूसरी बात, एक और बच्चे ने पूछा एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाएगा, पिछले वाला डिविडेंड जो नहीं दिया वो इस साल भी इकट्ठा होकर फिर अगले साल दिया जाएगा, ठीक है। करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप डिविडेंड बांट सकते हो आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। जो आपके पुराने प्रॉफिट्स हैं उनमें से एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है, तुम्हारे फ्री रिजर्व पड़े हुए हैं, उसमें से जो आपके पास पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है उसमें से आप डिविडेंड बांट सकते हो आफ्टर प्रोवाइडिंग अगेन डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन पहले उसमें से माइनस करना पड़ेगा या फिर दोनों में से, प्रोवाइडेड जब आप ये प्रॉफिट्स कैलकुलेट करोगे तो ये अनरियलाइज्ड गेन या नोशनल गेन या कोई भी रिवैल्यूएशन से क्रिएट हुआ रिजर्व ये सब काउंट मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई एसेट थी, आप उस एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे उसको क्या करते हो, कैरी करते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। जब आप बैलेंस शीट के अंदर अपनी एसेट को रिवैल्यूड वैल्यू पे दिखा रहे हो तो आपने बुक्स में तो वैल्यू रिवैल्यू कर दी, पर क्या वो गेन असल में आपको रियलाइज हुआ? नहीं। जैसे कोई एसेट आपकी 100 रुपए की थी, बट अब आप मॉडल ऐसा फॉलो करते हो वैल्यूएशन का कि आपको फेयर वैल्यू पे लेके आना है। अब इसकी फेयर वैल्यू लेट से हो गई 120, तो आपने 20 रुपए बढ़ा के लिख दिया बैलेंस शीट में, बट 20 रुपए का फायदा भी तुम्हें हुआ कोई है? क्या वो तुमने एसेट बेच दी? क्या वो तुमको गेन रियलाइज हो गया? नहीं ना। इट इज अनरियलाइज्ड गेन, इट इज नोशनल गेन। ये सारी चीजों को आप यहां पर काउंट नहीं करोगे प्रॉफिट निकालते समय, यू विल नॉट कंसीडर दीज प्रॉफिट्स। या फिर अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी, नोशनल प्रॉफिट अभी समझाया, जो नाम का प्रॉफिट है एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको क्या दी थी, मान लो गारंटी दी थी कि हम तुमको पैसे देंगे फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब आपको डिविडेंड देना होगा वी विल गिव यू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए पैसे। अगर वो उन्होंने आपको गारंटी दी थी तो उनसे पैसे लेकर फिर वो भी आप डिविडेंड के तौर पे आगे बांट सकते हो, ठीक है सर। प्रोवाइडेड, हमेशा ध्यान रखना कंपनी जब भी, इस पर क्वेश्चन पूछा भी हुआ है और दोबारा भी पूछा जा सकता है, जब भी कभी कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो एक चीज ध्यान से सुन लेना। पहले कंपनीज एक्ट 1956 वाले एक्ट में क्या होता था कि आपको मैंडेटरली कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता था, बट 2013 वाले एक्ट में ये नहीं है। इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी कभी कंपनी डिविडेंड बांटेगी इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू ट्रांसफर टू द रिजर्व्स, इट इज ऑप्शनल। ये कंपनी के लिए ऑप्शनल होगा कि हमको कुछ रिजर्व में पैसा डालना है या नहीं डालना। सर बिना रिजर्व में पैसा डाले क्या हम डिविडेंड बांट सकते हैं? यस, वो तुमको केस स्टडी बना के देगा जानबूझ के कि तुम, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने ना डिविडेंड बांट दिया और रिजर्व में पैसा ट्रांसफर ही नहीं करा। अरे तो कोई बात नहीं,
क्या लिखा हुआ है प्रोविजन में? प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी मे ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द रिजर्व। मर्जी है, करना है करो, नहीं करना मत करो, रिजर्व में ट्रांसफर। ठीक है, ठीक है सर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। क्या सर? डिविडेंड हमेशा कहां से दिया जाएगा? फ्री रिजर्व से। ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्रॉम द फ्री रिजर्व से डिविडेंड दिया जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है वो फ्री रिजर्व होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज अ फ्री रिजर्व, यस और नो? क्या जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो फ्री रिजर्व होता है? नो सर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फ्री रिजर्व नहीं होता, बस सिर्फ सेक्शन 68 होता है बायबैक वाला, उसके लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या मान के चलते हैं? फ्री रिजर्व मान के चलते हैं, क्योंकि सेक्शन 68 की एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ऐसा लिखा हुआ है दैट फ्री रिजर्व इंक्लूड द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। So only and only for the case of buyback we will consider it as a free reserve। तो आप फ्री रिजर्व में से क्या करोगे? बांटोगे। ठीक है, ठीक है सर। सर कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट सकते हैं? तो जनरली नो, तुम लोग नो ही ध्यान रखना। ये सब मैं ऐसे रेगुलर में बकवास करता रहता हूं फालतू की। ठीक है, फालतू की मतलब कुछ उधर ज्यादा बताता रहता हूं। तुम बस इतना ध्यान रखना, कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं बढ़ता, जनरल में नहीं बढ़ता। रियल लाइफ में कुछ केसेस हैं जहां बोला हुआ है, दैट्स अब्बा डब्बा जब्बा। तुम्हें ध्यान नहीं देना, तुम इतना ध्यान रखना बस, कैपिटल प्रॉफिट से क्या नहीं बढ़ सकता? डिविडेंड नहीं बढ़ सकता। राइट, राइट। एंड बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, अगर पुराने जो आपके कैरी फॉरवर्ड कोई लॉसेस चले आ रहे हैं या कोई डेप्रिसिएशन था जो नहीं प्रोवाइड किया आपने, तब माइनस नहीं किया, तो पहले करंट ईयर के प्रॉफिट से आपको उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन यूटिलाइज। Then only you can utilize। Now I am coming to section 123 subsection number 2। वो ये बोलता है कि जो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है वो एज पर शेड्यूल नंबर 2 लगाना है। इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन पढ़ते हो, वो परमानेंट बिल्डिंग 10%, टेम्परेरी बिल्डिंग ये परसेंट, टेम्परेरी 40%, रेसिडेंशियल 5, ये सब नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, वो रेट आपको फॉलो नहीं करने हैं, जो आपको शेड्यूल 2 में दिया हुआ है वो वाला डेप्रिसिएशन आपका माइनस होना चाहिए। 123(3) अभी पढ़ेंगे, इंटरिम के लिए बात करेगा, अभी बाद में देखेंगे उसको। 123 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? 123 सबसेक्शन 4 बोलता है कि जो डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड हो, कोई भी डिविडेंड हो, जब वो डिक्लेयर होगा तो डिक्लेयर होने से 5 दिन के अंदर अंदर आपको उसको जमा कराना पड़ेगा, डिपॉजिट कराना पड़ेगा इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको जमा कराना पड़ेगा। विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 5 दिन के अंदर अंदर वो जमा हो जाना चाहिए। ठीक है सर। फिर कंपनी जब डिविडेंड पे करेगी तो करेगी किसको? या तो जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उसको पे कर दो, या फिर जो रजिस्टर्ड ऑर्डर, मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि इसको पे कर देना तो उसको पे कर दो, या बैंकर को पे कर देना। बट ये ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा कैश में ही पे होगा डिविडेंड। कैश मतलब मैं ये नहीं बोल रहा रोकड़े में पे होगा, मतलब कि ऐसा माल मिलेगा तुमको। कैश मैं बोलना चाह रहा हूं, डिविडेंड शुड नॉट बी पेड इन काइंड, इट शुड बी पेड इन द मॉनेटरी टर्म्स। वो कैश में पे होगा, काइंड में पे नहीं होगा। सर इसका मतलब ये वाले सबसेक्शन ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी। मैंने बोला किस चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी? इस चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कंपनी अगर अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो सिर्फ कैश में करेगी, काइंड में नहीं करेगी। पर कंपनी तो बोनस शेयर देती है, और बोनस शेयर फ्री में ही तो दिए जाते हैं, इट इज शेयर। और शेयर वाले केस में क्या होता है? बोनस शेयर जब कंपनी फ्री में देती है तो उसमें भी तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को ही कैपिटलाइज करती है, रिजर्व्स को ही कैपिटलाइज करती है, तो फिर तो बोनस शेयर भी नहीं दे सकते। तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया दैट दिस सबसेक्शन इज नॉट प्रोहिबिटिंग यू, कि आप बोनस शेयर नहीं इशू कर सकते। ऐसा कोई आपके ऊपर प्रोहिबिशन नहीं लगी है, आप बोनस शेयर इशू करना चाहो कर सकते हो, वो थोड़ी तुम्हारे ऊपर रोक लगी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ, चेक वगैरह यस। बोनस शेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिविडेंड। वो जो बोनस शेयर वाले सेक्शन में लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है बोनस शेयर को डिविडेंड नाम देकर नहीं दोगे। आप बोनस शेयर, आप बोलो मैं डिविडेंड बांट रहा हूं, बट डिविडेंड बांटने के लिए आप बोनस शेयर दे दो सामने वाले को, ये मत करना। बट ये बोल रहे हैं क्या तुम बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते? अरे वो तो कर ही सकते हो, अपने रिजर्व को कैपिटलाइज करना चाहते हो, प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर, वो कर सकते हो। इस वाले प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन ये मत निकालना कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट का एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ कैश में होगा, काइंड में नहीं हो रहा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? आप भाई डिविडेंड क्या है? आप अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, दैट इज टू बी ओनली एंड ओनली पेबल इन द फॉर्म ऑफ कैश, काइंड में मत पे करना डिविडेंड। तुम बोलो किसी को कि ये लो हमारे पास ये एसेट पड़ी है, ये उठा के ले जाओ, या शेयर दे देते हैं तुमको इसके बदले, ये सब नहीं होगा। ठीक है।
चलो 123 सब सेक्शन 6 चिल्लर सी बात बोलता है, अगर कंपनी डिपॉजिट्स के डिफॉल्ट में चल रही है सेक्शन 73 74, तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। या तो तुमने उनका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया या उनका इंटरेस्ट नहीं दिया। सही बात भी है भाई। एक तरफ सोचो कि एक तरफ तो तुमने क्या नहीं करा, एक तरफ तो तुमने उनके पैसे नहीं दिए हुए डिपॉजिट के, इंटरेस्ट के, वो तुमसे दिए नहीं जा रहे। अच्छा, वो तुमसे दिए नहीं जा रहे, और यहां तुम बोल रहे हो हम डिविडेंड बांटेंगे, डिविडेंड ले बेटा ले, डिविडेंड डिविडेंड। ये तो गलत बात है ना। पहले उनके पैसे तो दे दो डिपॉजिट के और इंटरेस्ट के। सर बात तो सही है, बात तो सही है। फिर मैं आया सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 इंटरिम डिविडेंड के ऊपर। इंटरिम डिविडेंड क्या बोलता है? इंटरिम डिविडेंड बोलता है कि भाई अगर आपको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आप कब कर सकते हो? ड्यूरिंग एनी टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के दौरान कभी भी आपको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है, करो। आफ्टर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी कभी भी कर सकते हो, बट एजीएम होल्ड करने से पहले एजीएम में होल्ड करा, एजीएम में डिक्लेयर करा, इट विल बी फाइनल डिविडेंड। एजीएम में डिक्लेयर करा, इट विल बी फाइनल डिविडेंड। ठीक है, ठीक है सर। भाई आपने मेरे को मैसेज किया है, नहीं विवेक बिल्कुल भाई बिल्कुल मत करना, ये एबीसी एनालिसिस तो बिल्कुल भी मत करना, कुछ भी ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि एबीसी एनालिसिस फेल होते देर नहीं लगती किसी भी अटेम्प्ट में। ठीक है, यू नेवर नो आईसीआई कब किस में से क्या पूछ ले, तो ये एबीसी कैटेगरी पे बिल्कुल मत जाना। ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली वेल स्पिरिचुअल बीइंग। ठीक है, चलो तो कभी भी आप इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो, ड्यूरिंग द ईयर भी, आफ्टर द ईयर, बट बिफोर एजीएम आप क्या कर सकते हो? डिक्लेयर कर सकते हो। अब बात आई कि इंटरिम डिविडेंड दिया कहां से जाएगा? सर या तो इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर और फ्रॉम द सरप्लस इन द पीएनएल अकाउंट। जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस पड़े हैं पुराने वाले, जो आपके पुराने लाइक आपके पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा है या कुछ ऐसा पड़ा है, वो आपके पास पड़ा है, तो वो आप उसको यूज कर सकते हो। या फिर ये वाला पॉइंट सुनना, प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो आप डेट देखो, आप किस डेट को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो। जिस डेट पे आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, जस्ट उससे इमीडिएटली पहले वाला क्वार्टर जहां खत्म हुआ है, वो क्वार्टर एंड कर दो। मतलब जहां क्वार्टर आपका एंड हुआ ना, वो क्वार्टर को देखो और देखो वहां तक आपने कितना प्रॉफिट कमाया, उसको आप यूज कर सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? जैसे मैंने बोला, इधर देखो, मैं सामने देखो, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड ऑन 2 दिसंबर 2024। इससे पहले आपका क्वार्टर एंड हुआ था 23 सितंबर को, तो ये जो क्वार्टर एंड हुआ था यहां तक का देख लो कि कितना प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूं, डिपेंड करेगा आप इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर कर रहे हो। अगर आप इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर कर रहे हो, तो यू कैन यूज द पास्ट प्रॉफिट सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट। एंड दूसरी चीज मैंने बोला, ड्यूरिंग द ईयर जब आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो आपने जहां डिक्लेयर किया होगा उससे जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग जहां क्वार्टर एंड हुआ, ये वाला प्रॉफिट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट अगर मैंने बोला आप आफ्टर द क्लोजर ऑफ ईयर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो भाई तुम्हारे पास तो फिर ये पूरा वाला प्रॉफिट भी आ ही गया होगा ना। अगर तुम ये वाला पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद बट एजीएम से पहले इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो फिर तो तुम्हारे पास पूरे साल का ही प्रॉफिट आ गया होगा। तो फिर आप ये पूरे साल का प्रॉफिट जो है वो भी क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। फिर आप वो भी यूज कर सकते हो। और लक्ष्मी जी 8 सितंबर को पेपर नहीं है लॉ का, 7 सितंबर को पेपर है। पता चले जिस दिन पेपर देने जाओ उस दिन सब खाली खाली लगे, जग सूना सूना लगे। 7 सितंबर को पेपर है लॉ का। ठीक है, क्वार्टर के प्रॉफिट से आप तब दोगे जब आप ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट, ड्यूरिंग द ईयर जो है आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, तो व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड एंड डिविडेंड इज बीइंग डिक्लेयर्ड, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर अभी पूरा साल तो खत्म ही नहीं हुआ। पूरा साल खत्म नहीं हुआ तो आपके पास पूरे साल का भी प्रॉफिट भी नहीं आया होगा। तो फिर आप जहां डिक्लेयर कर रहे हो उससे जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो क्वार्टर एंड हुआ है वहां तक का प्रॉफिट ले लो। फिर एक लास्ट बात और ध्यान रखना, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उससे जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग जहां पर क्वार्टर एंड हुआ है, यहां तक अगर आपको लॉस चल रहा है तो भी आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, बट एक कंडीशन हो जाएगी। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि फिर आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी इफ यू आर डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर एंड यू सी कि जहां मैं डिक्लेयर कर रहा हूं उससे जस्ट इमीडिएटली पहले जो क्वार्टर एंड हो रहा है वहां तक मुझे लॉस हुआ है, क्या स्टिल आई विल बी एबल टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड? यस, आप डिक्लेयर कर सकते हो, बट उस केस में आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो पिछले 3 साल के रेट से ज्यादा नहीं हो सकता।
दैट आर सेलेक्टिव क्वेश्चंस, निक्के सिंह जी, ठीक है, ठीक है सर, ये यहां पर लिखा हुआ है। फिर आता है ओ हो एकदम चार्ट, ओहो, सेक्शन नंबर 124 चार्ट, सेक्शन नंबर 124, क्या प्यारा प्यारा चार्ट है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। सेक्शन नंबर 124, ये पूरी चार्ट से टाइमलाइन याद कर लेना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा, वहां से 5 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट हो जाना चाहिए इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। ये बात मैंने तुम्हें सेक्शन नंबर 123 के अंदर ही पढ़ाई थी, ठीक है, बट मैं बाकी सारी चीजें इसी चार्ट के अंदर कनेक्ट कर देता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जहां डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वहां से 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। अगर सर नहीं पे करा तो फिर 127 एप्लीकेबल हो जाएगा और आपके ऊपर क्या लग जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी प्रोविजंस आ जाएंगे। सर अगर 30 दिन के अंदर पे कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर 30 दिन के अंदर पे नहीं करा तो अगले 7 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये पैसे को एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगर आपने ये ट्रांसफर करने में डिले कर दिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम, 12% पर एनम का ब्याज देना पड़ेगा। वाओ, ठीक है, ये बात लिखी है सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 के अंदर। फिर उसके बाद मैंने बोला जब आप ये ट्रांसफर कर दोगे ना, तो ट्रांसफर करने से 90 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू मेक अ लिस्ट। इस पे एमसीक्यू बनाया हुआ इंस्टीट्यूट ने, मैं बता रहा हूं, फंसा देंगे तुमको। एमसीक्यू केस सिनेरियो वाली वीडियो देखना, और आई थिंक केस सिनेरियो नंबर 4 है, जिसमें इस पॉइंट पे ये दो टॉपिक पे क्या पूछा हुआ है, एमसीक्यू। ये दो छुटकू से पॉइंट पे अंदर से उठा के एमसीक्यू पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक है सर, सुनना। तो जब आपने ये पैसा ट्रांसफर कर दिया अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर, वहां से 90 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है, एक लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर बनानी होती है, किस किस का डिविडेंड पे नहीं हुआ। और उस लिस्ट के अंदर आपको 3 चीजें लिखनी होती है, यानी कि यू हैव टू राइट लैन। लैन लिखनी है आपको, क्या लिखनी है, लैन। लैन बोले तो उस बंदे का लास्ट नोन एड्रेस, उसका नाम क्या है और उसका कितना अमाउंट अनपेड है। ये लिस्ट बनाकर आपको अपनी वेबसाइट पे होस्ट करनी होती है। फिर उसके बाद जब ये ट्रांसफर हो गया तो ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितने साल के लिए पड़ा रहेगा, 7 ईयर्स के लिए वहां पे पड़ा रहेगा। और कोई भी बंदा जाकर क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। जितना भी पीरियड ऑफ डिफॉल्ट होगा जो लेट हुआ उसका 12%, ये बंदा क्या कर सकता है, 7 साल तक यहां पे पड़ा रहेगा। बंदा नहीं पड़ा रहेगा 7 साल तक, डिविडेंड पड़ा रहेगा 7 साल तक उस अकाउंट में, और बंदा जाके क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। द पर्सन कैन क्लेम द अमाउंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। 7 साल के लिए पड़ा रहेगा और यहां से आप क्लेम कर सकते हो। बट सर अगर मान लो हम 7 साल में भी नहीं आए तो, अगर आप 7 साल में भी नहीं आए तो फिर उसके बाद ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा टू द आईईपीएफ अकाउंट। दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सर फिर अगर ये पैसा आईईपीएफ में चला गया, फिर हम क्लेम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फिर आप आईईपीएफ में से भी क्या कर सकते हो, अथॉरिटी को अप्लाई करके क्लेम कर सकते हो। मैं एक बार दोबारा पूरी टाइमलाइन सम अप कर देता हूं बिना देखे, ठीक है। जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है वहां से 5 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा वहां से 30 डेज के अंदर पे हो जाएगा। अगर पे नहीं करा तो 127 के पीनल प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, और 127 अगर आपके ऊपर नहीं लगेगा तो हटाओ, पे कर दिया तो नहीं लगेगा, ठीक है। फिर जब आपने पे नहीं करा, 30 डेज बीत गए, अगर आपने पे नहीं करा तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर आपको पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। अगर आपने डिले करा तो 12% का ब्याज भी देना पड़ेगा। फिर जब आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो फिर उसके बाद वहां जहां आपने ट्रांसफर करा वहां से 90 डेज के अंदर आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है, लिस्ट ऑफ द शेयर होल्डर जिनका डिविडेंड पे नहीं हुआ। उसमें 3 चीजें लिखनी होती है, लैन, उनका लास्ट नोन एड्रेस क्या था, उनका अमाउंट अनपेड कितना था और उन बंदों का नाम क्या था। ये लिस्ट बनाकर आपको होस्ट करनी पड़ती है ऑन द वेबसाइट पे प्लेस कर देना। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था वो 7 साल के लिए वहां पे पड़ा रहेगा। 7 ईयर्स तक कोई भी बंदा अनपेड डिविडेंड अकाउंट से क्या कर सकता है, जाकर क्लेम कर सकता है। और जैसे ही अनपेड डिविडेंड अकाउंट के 7 साल खत्म हो जाएंगे उसके बाद वो पैसा उठा के डाल दिया जाएगा आईईपीएफ के अंदर, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर डाल दिया जाएगा। आईपीएफ में से भी जाकर आप आईपीएफ अथॉरिटी को अप्लाई करके क्लेम कर सकते हो। और जब आप आईपीएफ अथॉरिटी को पैसा डालोगे ना, तो आईपीएफ अथॉरिटी उसके लिए तुम्हें एक एविडेंस की रिसिप्ट देगी कि हाँ तुमने, वो आप स्टेटमेंट बना के भेजोगे आईपीएफ अथॉरिटी को कि हमने पैसा आपको ट्रांसफर कर दिया, वो आपको एक रिसिप्ट का एविडेंस देंगे कि हाँ ठीक है तुम्हारे पैसे हम तक आ चुके हैं। ये हो गया आपका पूरा का पूरा चार्ट। ये पेज देख लो, पूरा चार्ट जो है निपट चुका है। ये पेज जो है, ये पूरा का पूरा चार्ट जो है निपट चुका है। ठीक, बोलो 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 बच्चे है ना, जल्दी जल्दी से बोलते हैं, फटाफट बोलो, फटाफट। चले आगे, चलो सर। इसके बाद 124 सबसेक्शन नंबर 6 बोलता है, वो ये बोलता है कि जो
7 साल तक जिनका डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ उनके शेयर भी उठा के कहां फेंक दो, उनके शेयर भी उठा के फेंक दो आईपीएफ अकाउंट में। बट सर अगर मान लो 7 में से किसी भी 1 साल का डिविडेंड क्लेम हो गया था, क्या हम तब भी उसके शेयर आईपीएफ में डालेंगे? नहीं, फिर शेयर आईपीएफ में नहीं डाले जाएंगे। और अगर आपने इस सेक्शन का नॉन कंप्लायंस करा तो आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी, कंपनी के ऊपर मिनिमम 1,05,000 रुपए पर डे, मैक्सिमम 10 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम 25,000 100 रुपए पर डे और मैक्सिमम 2 लाख रुपए। देन कम टू सेक्शन नंबर 127। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर अंदर पे नहीं करा तो फिर क्या होगा? हर डायरेक्टर जो नोइंगली पार्ट था इस डिफॉल्ट का, उसको अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा और अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। 2 साल तक की क्या हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट। एंड फाइन लग सकता है मिनिमम 1,000 रुपए पर डे का टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूज। जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू होता रहेगा तब तक आपके ऊपर यह पेनल्टी लगेगी। एंड कंपनी को 18% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ता है जो उसने लेट पेमेंट की होती है। सर अभी तो ऊपर आप 12 बोले, अबे वो बोला 12 वो था कि अगर तुमको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना था तो वो जितना डिले करोगे उसका आपको 12% ब्याज देना पड़ेगा। और जो तुमने लेट करा, पेमेंट ही नहीं दी 30 दिन के अंदर, लेट कर रहे हो पेमेंट का, लेट पेमेंट का इंटरेस्ट आपको 18% देना पड़ेगा। ओ ठीक है सर, जितने पीरियड का डिफॉल्ट चलेगा वो 18% ब्याज देना। बट इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, देयर आर 5 एक्सेप्शंस जहां पर हम ये मान के चलेंगे दैट देयर इज नो डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी। हम कंपनी का डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। देयर आर 5 एक्सेप्शंस जहां पर बोला जाएगा हम मान लेंगे 127 तुमने कंप्लाई कर लिया है, तुम्हारे ऊपर 127 वाले पीनल प्रोविजंस नहीं लगेंगे, यानी डायरेक्टर को उठा के जेल में नहीं फेंकेंगे, 18% इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। सर कौन से केसेस? पहला, अगर डिविडेंड किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से नहीं पे किया जा रहा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी फॉरेन जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड देना चाह रहे हो, अब कहीं मान लो कोई ऐसा फॉरेन लॉज है, फेमा है, कुछ भी ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि आपको डिविडेंड देना ही 2 महीने बाद है, अभी नहीं जा सकता, ये पैसा रेमिट होगा तो 45 डेज बाद रेमिट होगा, 60 डेज बाद रेमिट होगा, ऐसा उसमें बोला हुआ है, तो आई एम नॉट एबल टू पे द डिविडेंड बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ दैट लॉ, तो इसमें कंपनी की तो कोई गलती नहीं है ना, तो फिर यहां पर माना जाएगा दैट देयर इज नो फॉल्ट ऑफ कंपनी, 127 अट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर मान लो एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था जेठालाल, जेठालाल जो था ना, जेठालाल को आना था रिलायंस से डिविडेंड, जेठालाल ने बोला रिलायंस से डिविडेंड आना है, एक काम करते हैं, वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, गिफ्ट तो देना ही है, तो जेठालाल ने बोला कि एक काम करते हैं, जो डिविडेंड आना है ना वो सीधा अकाउंट में ट्रांसफर करा देता हूं। तुमको पता ही है जेठालाल किसके अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफर कराएगा, तुमको तो पता ही होगा कि जेठालाल को किसके अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफर कराना था, है ना। तो जेठालाल ने ना बैंक अकाउंट नंबर दे दिया सीधा कि इस वाले बैंक अकाउंट में सीधा डायरेक्टली क्या कर देना, अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफर कर देना। और उसने अकाउंट नंबर दिया किसका? दया भाभी का। अबे नालायको, बबीता जी क्यों लिख रहे हो? उसकी वाइफ इज दया बहन ना, नालायक हो क्या? अपनी वाइफ का नंबर दे। हे भगवान, क्या गंदे बच्चे हैं भगवान ये। उन्होंने अपनी वाइफ का नंबर दिया कि इनके नाम पे क्या करा देना, इनके नाम पे सीधा डिविडेंड ट्रांसफर करा देना। ठीक है, अब हुआ क्या, बैंक अकाउंट नंबर जो था वो गलत था, तो बैंक जो था, कंपनी जो थी वो बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाई। अब उनको क्या करना पड़ेगा, अब उनको जेठालाल को बताना पड़ेगा कि हमने आपकी डायरेक्शन कंप्लाई नहीं की है। तीनों चीजें अगर पूरी होंगी तो कंपनी फॉल्ट में नहीं है। आईसीआई एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है जिसमें एक बंदे ने डायरेक्शन दी बैंक अकाउंट वाली, कंपनी ने डायरेक्शन कंप्लाई नहीं करी, बट कंपनी ने उस बंदे को कम्युनिकेट भी नहीं करा। अरे तुम्हें बताना तो चाहिए था ना, अगर तुम बताओगे नहीं तो फिर फॉल्ट में माने जाओगे। तो ये तीनों ही चीजें क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। ठीक है सर। वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव द डिविडेंड, अगर मान लो कि डिविडेंड को लेकर ही डिस्प्यूट चल रहा है कि रिसीव किसको होना है, तो उस केस में कंपनी की कोई गलती नहीं है। कंपनी तो बोल रही थी हम तो डिविडेंड बांटने के लिए बैठे हैं, अब इन्हीं में डिस्प्यूट चल रहा है तो हम क्या करें। अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, जिस इस पे और इस पे दोनों पे अलग से क्वेश्चन आया हुआ है। अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी ने मेंबर से कोई भी सम रिसीव करना था, एनी अमाउंट आपको रिसीव करना था और उससे आपने क्या कर दिया, उससे आपने डिविडेंड को सेट ऑफ मार दिया, तो इट इज लीगली एडजस्टेड, उसमें फिर कंपनी फॉल्ट में नहीं मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक शेयर होल्डर था, उसके पास 1,000 शेयर थे और कंपनी ने उससे 5 रुपए पर शेयर लेने थे, तो उससे 5,000 रुपए आने थे और उसको 5,000 के डिविडेंड जाना था फॉर एग्जांपल, तो 5 सेट ऑफ मार दिया, तो इट इज लीगली एडजस्टेड। या मान लो उसको 7,000 का डिविडेंड जाना था, तुमने 5 सेट ऑफ मार के 2 दे दिए, तो दैट डज नॉट मीन कि तुमने डिविडेंड नहीं दिया, तुमने अपनी तरफ से पे कर दिया है, ये माना जाएगा।
इज इट क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद मैंने बोला एनी अदर सफिशिएंट रीजन, अगर कुछ भी रहा और प्रूव कर देते हो कि कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है, तो इन दैट वेरी केस ऑल्सो कंपनी का डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। निधि कंपनी के लिए एक चीज ध्यान रखना, जब निधि कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी और डिविडेंड का अमाउंट बहुत ही चिल्लड़ है, यानी कि 100 रुपए या उससे भी कम है, तो आपको सबके पास ऐसे जा जाकर ऐसा दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए देने हैं, उसके लिए पहले 1000 रुपए लगा के खर्च करके जाओ और 100 रुपए देके आओ, लो आपका डिविडेंड। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज डिक्लेरेशन कर दो आप किसमें, लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल लैंग्वेज में, एंड उस डिक्लेरेशन को कम से कम 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 3 महीने आप क्या कर दो, उसको नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दो। इट इज द सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन, माना जाएगा कि निधि कंपनी ने सेक्शन कंप्लाई कर लिया है। और क्या आपको मेरे साथ सेक्शन नंबर 127 समझ में आ गया? जल्दी बोलो हाँ या ना। सेक्शन नंबर 127 इज क्लियर टू यू? अरे बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Whether you people are able to understand whatever I'm telling to you or you are not able to understand. सर आपने इधर लिखा है कि डायरेक्शंस आर नॉट कंप्लाइड। अरे तो हाई हे भगवान अरे नालायक, ये यही तो लिखा है कि शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दी बट कंपनी उस डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं कर पाई, और नहीं कर पाई तो हमने ना करने का रीजन बता दिया और उस बंदे को कम्युनिकेट कर दिया, समझे? तो फिर कंपनी की गलती नहीं है, उसने तुम्हें डायरेक्शन दी, तुमने कंप्लाई भी नहीं करी और फिर तुमने उस बंदे को बताया भी नहीं, तो तुम्हारी गलती है ना। सॉरी बोल। समझ में आ गई बात? ओके 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 ओके। नालायक। निधि कंपनी पे सच में क्वेश्चन आते हैं? हाँ हाँ, निधि कंपनी पे सच में क्वेश्चन आते हैं। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा एक निधि कंपनी वाला भाई ठीक है, चलो आगे। नाउ कम टू रट्टाफिकेशन सेक्शन, दैट इज, सर पराठा खाएंगे, चाटा खाएंगे, पढ़ लो इधर, पराठा खाएंगे। सेक्शन नंबर 125 आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब अंदर से सोच रहा होगा, एक तो इससे खाना पूछा है, ऊपर से मेरे को बोल रहे हैं कि चाटा खाएंगे। आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये आईईपीएफ कौन एस्टैब्लिश करेगा? सीजी ने एक फंड एस्टैब्लिश करा जिसका नाम क्या रखा? आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। कौन कौन से अमाउंट सर आईईपीएफ के अंदर क्रेडिट किए जाते हैं? पहला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देगी वो आईईपीएफ के अंदर क्रेडिट कर देना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी, इंस्टीट्यूशन से आपको डोनेशन मिलेंगी, जो आपको बोल के दी जाएगी कि इन पैसे को इस फंड के पर्पस के लिए यूज करना, तो वो पैसा भी इसमें क्रेडिट किया जाएगा। ये आपको थोड़ा 1-2 पॉइंट याद करना पड़ेगा, बट मैं तुमको अभी ट्रिक बता देता हूं ये वाले पॉइंट याद करने की, ठीक है? तुमको एक ऐसा, किसी को बताना मत, ठीक है? ऐसे सबको मत बताना, बस यहां पे बता दूंगा, ठीक है? सुनना, जो अमाउंट जनरल रेवेन्यू अकाउंट के अंदर डला हुआ था एज पर कंपनीज एक्ट 1956 अंडर सेक्शन 205A सब सेक्शन 5। सर ये क्या होता है? आई डोंट नो, अब्बा डब्बा जब्बा, तुमसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि 205A में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? यहां पर एक जनरल रेवेन्यू अकाउंट में जो अमाउंट पड़ा होता था वो भी उठा के किसमें डाल दो? आईईपीएफ में डाल दो, आईईपीएफ में डाल दो, ठीक है? ठीक है सर। अमाउंट लाइंग इन द आईपीएफ अंडर कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से जो आईपीएफ में पैसा पड़ा था, जब 1956 एक्ट खत्म हुआ तो वो वाला पैसा भी उठा के 2013 वाले आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया गया। यस यस सर। वीरेंद्र इज आस्किंग सर आईईपीएफ एंड आईपीईएफ आर डिफरेंट और सेम? यस, आईईपीएफ, आईपीईएफ, यस दीज टू आर डिफरेंट, ये सेम नहीं होते हैं। IEPF is Investor Education and Protection Fund. IPEF is Investor Protection and Education Fund. सर दोनों में बस ऐसे ही तो किया हुआ है, नहीं, वो सिक्योरिटी लॉज में IPEF यूज होता है, सेबी वाले लॉज में आप देखोगे ना तो दे यूज IPEF, दैट इज IPEF, ये IEPF है, ठीक है? जो अमाउंट आपका पुराने वाले IPF में पड़ा था उसको उठा के इधर डाल दो। अच्छा, अगर ये पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया था आईपीएफ वाला, उस पे आपको कुछ इनकम आ रही थी, तो वो इनकम भी इसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। कोई एप्लीकेशन मनी जो रिफंड के लिए ड्यू थी, 7 साल या उससे ज्यादा हो गए, बंदा रिफंड लेने नहीं आ रहा, आईपीएफ में डाल दो। डिपॉजिट्स मैच्योर हो चुके हैं, बंदा पैसे लेने नहीं आ रहा, 7 साल या उससे ज्यादा हो गए, पैसा उठा के आईपीएफ में डाल दो। बट ये बैंकिंग कंपनी के केस में नहीं होगा। मैच्योर्ड डिबेंचर है, 7 साल या उससे ज्यादा हो गया, बंदा पैसे लेने नहीं आ रहा, उठा के कहां डाल दो? आईपीएफ में डाल दो, और इन्हीं पर इंटरेस्ट जो ड्यू होगा वो भी आईपीएफ में डाला जाएगा। ये एप्लीकेशन मनी, डिपॉजिट और डिबेंचर वाले पैसे पे, ठीक है? ठीक है सर। फिर उसके बाद मैंने बोला
कि जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन का पैसा पड़ा था ड्यू और कोई बंदा लेने नहीं आ रहा, 7 साल या उससे ज्यादा हो गए, तो आप उसको उठाकर कहां पर डाल दो, आईपीएफ में डाल दो। फिर सेक्शन 38 सबसेक्शन 4 में एक डिसगॉर्जमेंट अमाउंट रिसीव होता है। प्रोस्पेक्टस में गलत सलत कुछ बोल के तुमने पैसा इशू करवा लिया, बाद में लोग फंस गए, तो ऐसा डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर पास हो जाता है कि आप क्या करो, आप डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर इशू होता है कि आपको पैसा हमें वापस करना पड़ेगा जो लोगों को नुकसान हुआ है, तो वो रिकवर किया जाता है। अब वो जो पैसा आएगा वो भी उठा के आईपीएफ के अंदर डाल दो। वी विल कनेक्टेड विद सेक्शन नंबर 38 चैप्टर नंबर 3 जब आप रिवाइज कर रहे होगे प्रोस्पेक्टस वाला, तो 38 वाला सेक्शन एक बार कनेक्ट कर लेना, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। सेल प्रोसीड ऑफ फ्रैक्शनल शेयर अराइजिंग आउट ऑफ बोनस शेयर, मतलब अगर मान लो कोई फ्रैक्शनल शेयर आ रहे हैं, जैसे फ्रैक्शनल शेयर कैसे आते हैं, मान लो 16.29 शेयर आ गए, अब 16.29 शेयर तो नहीं होता ना, या तो 16 शेयर होता है या 17 शेयर होता है, तो जो ये पॉइंट वाला शेयर होता है ना, इसके लिए कैश में सेटलमेंट हो जाती है। किस में सेटलमेंट हो जाती है, कैश में। अब बंदा ले ही नहीं रहा, 7 साल या उससे ज्यादा हो गए, उसको कैश देना था, तो उठा के कहां फेंक दो, आईईपीएफ के अंदर डाल दो। एनी अदर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ये सारे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे किसमें, आईईपीएफ में। अब पैसा तो ट्रांसफर हो गया, अब सर आप ये बताओ याद क्या करना है। मैं बोलूंगा सबसे इजी पॉइंट है याद करने वाले 4 to 9, कुछ ये वाले पॉइंट याद कर लेना। पुराने आईपीएफ का पैसा इसमें आएगा, एप्लीकेशन मनी, डिपॉजिट, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, ये चारों ही तुम्हारे चैप्टर का पार्ट है। इनका पैसा 7 साल या उससे ज्यादा ड्यू पड़ा था रिफंड के लिए, वो डाल दो। और इन पे इंटरेस्ट, ये इजीली तुमको याद हो जाएंगे। 4, 5, 6, 7, मैं बोल रहा हूं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे पॉइंट बहुत इजीली याद हो सकते हैं और मेरे हिसाब से हो भी गए होंगे। अभी पेपर में आएगा, लिस्ट डाउन एनी 5 अमाउंट्स विच आर बीइंग क्रेडिटेड टू द आईपीएफ अकाउंट, तो लिख देना पुराने आईपीएफ का पैसा, एप्लीकेशन मनी का पैसा, मैच्योर डिपॉजिट का पैसा, मैच्योर डिबेंचर का पैसा, इनका इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, फ्रैक्शनल शेयर की सेल। वेरी इजी। अब सर ये वाला पैसा यूज कहां होगा, किन पर्पस के लिए आप ये पैसे को यूज कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, नाम क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, तो इन्वेस्टर की एजुकेशन, उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूज होगा। रिफंड जो होगा, अगर वो 7 अमाउंट, वो 5-6 अमाउंट डाले थे ना तुमने, एप्लीकेशन मनी वाला, डिबेंचर वाला, डिपॉजिट वाला, अब वो वाले बंदे अगर पैसा लेने आ गए तो उनको दो। अगर कोई अपना डिविडेंड क्लेम करने आ रहा है उसे दिया जाएगा, मैच्योर डिपॉजिट लेने आ रहा है उसे दिया जाएगा, डिबेंचर लेने आ रहा है उसे दिया जाएगा, एप्लीकेशन मनी लेने आ रहा है उसे दिया जाएगा, और इन पे इंटरेस्ट भी जो है वो दिया जाएगा। फिर अभी ऊपर पढ़ाया था मैंने 38 सबसेक्शन 4 से जो डिसगॉर्ज अमाउंट रिकवर हुआ था वो उसमें क्रेडिट हुआ था। अब जिन लोगों का नुकसान हुआ था वो, अगर वो आइडेंटिफाइड एप्लीकेंट्स आपको मिल जाते हैं कि इन लोगों का लॉस हुआ था, तो वो लोग अगर क्लेम करने आते हो तो फिर आप वो पैसा उनको दे दोगे, आईपीएफ में से निकाल के आपको पैसा दे दोगे। रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड, अगर क्लास एक्शन सूट हो जाता है अंडर सेक्शन, क्लास एक्शन सूट हो जाता है अंडर सेक्शन 37 या अंडर सेक्शन 245, तो उसकी रीइंबर्समेंट के लिए पैसा यूज किया जाता है, एंड फॉर एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस जो आपको लगता है। देन उसके बाद ये पैसा जो आएगा, अब इसके आगे और रिडंडेंट ऐसा फालतू के रट्टाफिकेशन सेक्शन है, याद कर लेना बस। जो पर्सन एंटाइटल्ड है फॉर एन अमाउंट, उसको अप्लाई करना पड़ता है आईपीएफ अथॉरिटी को, यानी आईपीएफ, अगर आईपीएफ से आपको पैसा रिकवर करना है तो आपको आईपीएफ अथॉरिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीएफ अथॉरिटी में आएगा कौन कौन, सर एक चेयरपर्सन आएगा, सीजी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, चेयरपर्सन आएगा, सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 7, सीईओ आएगा, इन सबको सीजी अपॉइंट करेगा। फिर उसके बाद ये क्यों बनाई गई है आईपीएफ अथॉरिटी, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, ठीक है, फंड कैसे एडमिनिस्टर होगा, चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होगा, मेंबर कैसे अपॉइंट होंगे, सीईओ कैसे अपॉइंट होगा, मीटिंग्स कैसे होंगी, ये सारी चीजें कहां लिखी रहेंगी, रूल्स के अंदर लिखी रहेंगी। 125 सबसेक्शन 7 बोलता है सीजी जो है वो ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, ये सब भी प्रोवाइड करेगा ताकि अथॉरिटी अपने काम कर सके। आईपीएफ अथॉरिटी जो है ये फंड को एडमिनिस्टर करेगी, सेपरेट अकाउंटेंट रिकॉर्ड बनाएगी और फिर उनकी क्या कराएगी, ऑडिट भी कराएगी। जो भी अथॉरिटी होगी इस मनी को सिर्फ और सिर्फ उन पर्पस के लिए यूज करेगी जो मैंने आपको ऊपर बताए 125 सबसेक्शन 3 के अंदर, बस उन्हीं पर्पस में यूज करना और किसी पर्पस में यूज मत करना। फिर उसके बाद मैंने बोला जो आईपीएफ अथॉरिटी है इसके अकाउंट्स की ऑडिट कौन करेगा, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये उसके अकाउंट्स की ऑडिट करेंगे। एंड ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये दोनों चीजें जो हैं ये फॉरवर्ड कर दी जाएंगी बाय द आईपीएफ अथॉरिटी टू द सीजी। आईपीएफ अथॉरिटी इसको फॉरवर्ड करेगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आईपीएफ अथॉरिटी एक काम और करेगी, पिछले बीते फाइनेंशियल ईयर के अंदर आईपीएफ अथॉरिटी ने जितनी भी एक्टिविटीज की होंगी उसकी एक एनुअल रिपोर्ट बनाकर वो भी हम क्या करेंगे, उसकी कॉपी सीजी को फॉरवर्ड करेंगे। और फिर सीजी के पास ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई थी और अब सीजी के पास एनुअल रिपोर्ट भी आ गई, तो ये दोनों चीजें सीजी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में क्या कर देगा, प्रेजेंट कर देगा, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देगा। दिस इज योर सेक्शन नंबर 125।
एंड देन नेक्स्ट सेक्शन इज 126। 126 क्या बोलता है सर? 126 बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो मैंने तुमको शेयर ट्रांसफर करे, ठीक है, अभी कल ही सिखाया शेयर ट्रांसफर वाला सीन, SH4 वाला। मैंने जब तुम्हें शेयर ट्रांसफर करे तो तुम्हारे और मेरे बीच में SH4 बना होगा, जल्दी बोलो हाँ है ना? हमको कुछ याद नहीं आला सर, हम एकदम गजनी 2.0 हैं। गजनी 15 मिनट में भूलता था, हम 15 सेकंड में भूल जाते हैं। आपने कल पढ़ाया और हम भूल आए, बस अगला चैप्टर रिवाइज करने चले आए, है ना? भूल गए सर हम। जब शेयर ट्रांसफर होता था तो हमारे बीच में SH4 बनता था, और SH4 जो होता था दैट वाज शेयर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। और ट्रांसफरर या ट्रांसफरी दोनों में से कोई भी कंपनी को भेज सकता था कि ये हमारा SH4 है, और ट्रांसफरी के नाम में शेयर को क्या कर दो? रजिस्टर कर दो। अब होता क्या है, जब आप कंपनी को ये भेजते हो ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो कई बार कंपनी बुक क्लोजर करके बैठी होती है। सेक्शन 91 याद करो, बुक क्लोजर का। कंपनी बुक्स क्लोज करके बैठी होती है क्योंकि कंपनी को रिकॉर्ड डेट फिक्स करनी होती है। कंपनी क्या करती है? रिकॉर्ड डेट फिक्स करके बुक क्लोजर कर देती है कि भाई हमको ना एक दिन बुक, थोड़ा टाइम बुक्स क्लोज रखनी पड़ेंगी ताकि हम एक नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कौन है हमारे, कितने हैं, क्या है, वो हम आइडेंटिफाई कर सके, हमको पता तो चले हमको किसको डिविडेंड देना है। तो वो चीज के लिए हम क्या करके रखते हैं? बुक क्लोजर करके रखते हैं। बुक क्लोजर कर दिया जाता है कि इतने टाइम तक अभी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अब मान लो हम दोनों के बीच में, तुम्हारे मेरे बीच में ट्रांसफर हुआ और हमने SH4 भेज दिया कंपनी को, बट फॉर द टाइम बिंग अभी बुक्स क्लोज्ड है, तो अभी तो ट्रांसफरर का नाम हटकर ट्रांसफरी का नाम नहीं चढ़ा होगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में, तो कंपनी फिर डिविडेंड किसको देगी? तो ऐसे केस में अगर SH4 के अंदर रजिस्टर्ड होल्डर यानी कि ट्रांसफरर ने क्लियरली लिख के भेजा है कि डिविडेंड जो दोगे वो ट्रांसफरी को दे देना, तो फिर डिविडेंड ट्रांसफरी को दिया जाएगा। बट अगर ऐसा क्लियरली नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, तो फिर ये पैसा उठा के अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर डाल दिया जाता है। सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड in this act where an instrument that is SH4 has been delivered to the company and transfer is not registered by the company, then transfer of such dividend to the unpaid dividend account, तो वो डिविडेंड आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा, अनलेस अगर रजिस्टर्ड होल्डर यानी कि ट्रांसफरर राइटिंग में ऑथोराइज कर देता है शेयर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट में कि कंपनी सुनो आप ये डिविडेंड ट्रांसफरी को दे देना, तो फिर ट्रांसफरी को दे देंगे, नहीं तो फिर वो पैसा कहां डाल दिया जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और सेम कहानी अगर डिविडेंड की ना होती, बोनस शेयर, राइट शेयर वगैरह की होती, तो फिर उसको कहां रख दिया जाता? अबेयंस में रख दिया जाता। कहां रख दिया जाता? मतलब उसको होल्ड में रख देंगे, फिर अभी वेट करो, अभी उसको होल्ड में रखा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जिसको मैंने लास्ट के लिए रोक के रखा था क्योंकि पेपर में इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। रूल 3 कि जब आपके पास प्रॉफिट्स या तो इनएडिक्वेट हो, ध्यान से समझना, जब आपके पास प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हो, या तो आपके पास प्रॉफिट्स पूरे नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ठीक है, यू आर नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, और या फिर आपके पास प्रॉफिट्स है ही नहीं, या फिर आपके पास प्रॉफिट्स है ही नहीं। इफ योर प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, अपर्याप्त लाभ है आपके पास, अपर्याप्त आपके पास प्रॉफिट्स हैं, या फिर आपके पास प्रॉफिट्स है ही नहीं, क्या तब भी आप डिविडेंड बांट सकते हो? यस, बट आपको 4 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। You have to fulfill 4 conditions simultaneously. Condition number 1, your average rate of dividend should not be more than your rate of dividend should not be more than the average rate of last 3 years. Condition number 1 मेरे साथ साथ सुनते जाना, आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो पिछले 3 साल के रेट ऑफ डिविडेंड के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात नंबर 2, आप कितना पैसा रिजर्व में से निकाल सकते हो? फ्री रिजर्व में से पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 1/10 यानी कि 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% आप विड्रॉ कर सकते हो। फिर जितना पैसा विड्रॉ करोगे ना, उसमें से पहले लॉस सेट ऑफ कर लेना। अगर तुम्हारा कोई लॉस पड़ा है तो, अगर तुम्हारा कोई लॉस है तो पहले वो सेट ऑफ कर लेना, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा नेट अमाउंट, एक्चुअली में आप वही विड्रॉ करने वाले हो रिजर्व में से। सपोज फॉर एग्जांपल तुमने 100 करोड़ के रिजर्व में से 100 करोड़ का आपका मान लो फ्री रिजर्व पड़ा था, उसमें से तुम इसके ये लिमिट के अकॉर्डिंग मान लो तुम 8 करोड़ विड्रॉ कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपने 8 करोड़ विड्रॉ करा, आपका लॉस पड़ा था 50 लाख का, तो 50 लाख का लॉस सेट ऑफ मारा, बचा कितना? 7.5 CR। तो एक्चुअली में यू विल बी विड्रॉइंग 7.5 CR। इज माय पॉइंट क्लियर टू यू? आप 7.5 CR निकालने वाले हो, 7.5 करोड़ उसमें से निकालने वाले हो। अरे बोलो, तुमको समझा यार? तुम जवाब नहीं देते हो, और सारे बच्चे तो जवाब ही नहीं देते हो, पता है तुमको इतना क्या? तुमको आप 7.5 करोड़ उसमें से नेट निकालने वाले हो, तो जो 7.5 करोड़ तुम उसमें से नेट निकालने वाले हो वो निकाल लो, और उसके बाद जो बच रहा है रिजर्व के अंदर, यानी यू मस्ट बी हैविंग 92.5 CR।
तो जो भी आपके पास रिजर्व में बैलेंस बचा होगा वो बैलेंस अमाउंट पेड अप शेयर कैपिटल का 15% या उससे ज्यादा होना चाहिए, बस। इट इज एज इजी एज दैट। मैं दोबारा बोल देता हूं, आपका पिछले 3 साल का एवरेज रेट कर लो और आपका रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, कितना पैसा आप विड्रॉ करोगे? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का मैक्सिमम 10%, इससे ज्यादा मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है। फॉर सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, पहले जितना निकालोगे उससे लॉस सेट ऑफ मारना, और उसके बाद जो बचा एक्चुअल में वही यूटिलाइज कर सकते हो ना, तो रिजर्व में से एक्चुअल में यूटिलाइज इतना करोगे। ये लिखा है मैक्सिमम विड्रॉल, इतना आप मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो। दिस इज नॉट सेइंग इतना विड्रॉ करोगे, दिस इज द मैक्सिमम विड्रॉल, इतना हद से हद इतना विड्रॉ कर सकते हो। तो उसमें से पहले लॉस सेट ऑफ कर दो, तो बचा हुआ आप विड्रॉ कर सकते हो। जो आप विड्रॉ करोगे, विड्रॉ करने के बाद जो आपके पास बैलेंस बचा रिजर्व में, इट शुड बी 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और मोर, 15% या उससे ज्यादा होना चाहिए। और अगर ये हो गया तो आपकी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू डिक्लेयर दैट डिविडेंड। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने पिछले तीनों ही साल डिविडेंड नहीं बांटा है तो आपका ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी कुछ बच्चे भाई कलाकार चमत्कारी बच्चे, वो क्या सोचते हैं, अगर हमने पिछले तीनों ही साल डिविडेंड नहीं बांटा तो बोले हम इस साल डिविडेंड दे ही नहीं सकते। मैंने बोला क्यों? कह रहे पिछले तीनों ही साल नहीं बांटा मतलब 0 + 0 + 0, और इसका एवरेज करूंगा तो 0, इसका मतलब हम 0% से ज्यादा डिविडेंड नहीं बांट सकते, इसका मतलब हम डिविडेंड बांट ही नहीं सकते। इतना चमत्कारी दिमाग तुम लोग को किसने दिया? मुझे मिलवाओ उससे बाबा से एक बारी, जो तुमको ऐसा चमत्कारी दिमाग दे रहा है। मतलब सच में मैं सोचता हूं भाई, अगर मेरा ऐसा दिमाग होता ना, ओ हो, अरे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी का मतलब है कि तुमको ये कंडीशन देखनी नहीं है। एवरेज वाला सीन छोड़ो, बस तुम ये 3 लिमिट्स निकालो और इन लिमिट्स के अकॉर्डिंगली डिविडेंड डिक्लेयर करो। पता नहीं कहां से कौन सी काली विद्या सीख रहे हैं। ये वाली अगर ये 3 साल का डिविडेंड अगर हमने नहीं दिया होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हम डिविडेंड दे ही नहीं सकते हैं। पागल हो क्या? मेरे को तो डर लगता है तुमसे कभी कभी। तुम शेयर होल्डर हो और तुम कंपनी से डिविडेंड लेने की बजाय कंपनी को जाके बोलो ले तू डिविडेंड रख, इस केस में हम तेरे को देंगे, तेरे को लॉस है ना, ठीक है भाई साहब। तो ये 3 लिमिट जो है ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। सर मान लो पेड अप शेयर कैपिटल दे रखी है 10 करोड़ रुपए, फ्री रिजर्व दे रखा है, अरे कोई ये देख, ये छाबड़ा साहब कह रहे फिर सिंपल रेट निकालेंगे। जो क्वेश्चन में दिया होगा वो करेंगे ना, अभी कराऊंगा क्वेश्चन। अलग पेड अप शेयर कैपिटल दे रखी है 10 करोड़, फ्री रिजर्व दे रखा है 50 करोड़, लॉस दे रखा है 40 लाख का, एवरेज रेट दे रखा है 25%। निकाल के दे दिया इसने तुम्हें, पिछले 3 साल का एवरेज रेट कितना है? 25%। अगर तुम लोगों ने आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन के, मैं बता रहा हूं गलत हो जाएगा क्वेश्चन पेपर में, गलत। और मैं तुमको एक और चीज भी सिखाऊंगा, वो गलती मत करना, आंसर दे देना। एटलीस्ट यहां पे गलत होगा ठीक है, पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। पेपर में गलत हुआ तो फिर तो इसलिए यहां पे आंसर दे देना। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, फ्री रिजर्व 50 करोड़, 50 और 10 कितने हो गए? 60 करोड़। 60 करोड़ का 10% में मैक्सिमम विड्रॉ कर सकता हूं, तो आई कैन विड्रॉ मैक्सिमम 6 करोड़। इतनी बात समझ में आती है? आती है, आती है सर, आती है। मैक्सिमम 6 करोड़ रुपए मैं क्या कर सकता हूं? विड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। कुंदन कह रहा है जब आप ऐसे दांत ऐसे करते हो, गुस्सा करते हो तो बड़े गंदे लगते। कोई बात नहीं, मैं जिसको अच्छा लग रहा हूं उसको तो लग रहा हूं ना, एक को ही अच्छा लगना है बस मुझे। इधर सुनो तुम, 6 करोड़ जो है, 6 करोड़ जो है, ये 6 करोड़ रुपए आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो। मैक्सिमम आप 6 करोड़ रुपए विड्रॉ कर सकते हो, बट पहले इससे लॉस सेट ऑफ होगा। लॉस कितना है? 40 लाख। तो 6 करोड़ में से 40 लाख का लॉस सेट ऑफ कर दो, बचा कितना? 5.6 CR। तो इसका मतलब आप 5.6 करोड़ निकाल सकते हो। सुन लो मेरी बात, नलायक को गलत कर दोगे, ठीक है। $5.6 आप एक्चुअल में क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो आफ्टर सेटिंग ऑफ द लॉस। लॉस आपने सेट ऑफ कर दिया, ठीक है, लॉस आपने क्या कर दिया? सेट ऑफ कर दिया। क्लियर है? अब मैं कितना डिविडेंड बांटना चाहता हूं? कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है 20%। मैंने बोला था फेस वैल्यू पे निकालते हैं डिविडेंड, तो 10 करोड़ का 20% यानी कि 10 CR का 20% आप डिविडेंड बांटोगे तो 2 करोड़ का डिविडेंड आपको बांटना है। तो आप तो 6 करोड़ मैक्सिमम निकाल सकते हो, जिसमें से लॉस सेट ऑफ 40 लाख का कर भी दो
तो भी आप 5.6 करोड़ निकाल सकते हो, बट आपको तो चिल्लड़ 2 करोड़ का ही डिविडेंड बांटना है, तो 2 करोड़ तो तुम निकाल ही सकते हो। तो 50 करोड़ के रिजर्व में से अगर मैं 2 करोड़ निकाल दूंगा, हाउ मच आई विल बी लेफ्ट विद 48 करोड़। मेरे पास 48 करोड़ बचेगा। अब चेक करो क्या ये बैलेंस अमाउंट पेड अप शेयर कैपिटल का 15% या उससे ज्यादा है। सर पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 करोड़, 10 करोड़ का 15% करूंगा, इट विल बी 1.5 करोड़। तो क्या ये 1.5 करोड़ या उससे ज्यादा है? अरे बहुत ज्यादा है। तो क्या मैं बोलूं तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। मैंने मैक्सिमम विड्रॉल का ध्यान भी रख लिया, सेट ऑफ का ध्यान भी रख लिया, और मैंने ये भी ध्यान रख लिया कि जो बैलेंस बच रहा है रिजर्व में वो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या उससे ज्यादा है। सो आई विल बी एबल टू डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ 2 करोड़। मैं 2 करोड़ का डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ 2 करोड़। यस, कंपनी इज एब्सोल्युटली इन द कंप्लायंस। कंपनी 2 करोड़ का डिविडेंड बांट सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो हाँ या ना। इज माई पॉइंट क्लियर टू यू? फटाफट जल्दी 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 एक बार सब लोग आंसर दे दो। और अगर तुमको समझ में आ गया है तो मैं तुमसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। जो रेगुलर वाले हैं, जो फास्ट ट्रैक वाले हैं, चुप ही रहेंगे। आ गया समझ में? अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। पूछू 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 फंसोगे नहीं ना? फंसोगे नहीं ना? गलत आंसर नहीं दोगे ना? पक्का सोच लो। अब ध्यान से सुनना। माय क्वेश्चन टू यू इज, इस क्वेश्चन में तो बोला हुआ था कि आपको 2 करोड़ का डिविडेंड देना है। 20% बोला था ना, 2 करोड़ का डिविडेंड देना है। तो आपने 2 करोड़ का डिविडेंड निकाल लिया यहां से। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में ऐसा ना लिखा होता कि 2 करोड़ का डिविडेंड देना है, तो भाई आप मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकते थे? अमाउंट मुझे वो बताओ। हाउ मच अमाउंट? इन अमाउंट यू हैव टू टेल द आंसर। ये तो क्वेश्चन में बोला था कि 2 करोड़ आप डिविडेंड देना चाहते हो, 20% आपको दे रखा था। ना दे रखा होता सपोज, तो आप मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे सकते थे? मुझे बस एक आंसर चाहिए गलत वाला, उसी को लपेट लूंगा मैं बस। सबसे पहला गलत आंसर आया है कुंदन कृष्णन का, जिसको भी थोड़ी देर पहले मैं गंदा लग रहा था। अरे नालायकों, ये सारा, शिवानी, कृतिक, ये सब के, अब पता है काफी लोगों ने क्या करा, उन्होंने खोली चैट फटाफट। कुंदन ने क्या आंसर लिखा है? ये गलत है, ये नहीं लिखेंगे हम। लिखने वही वाले थे ये भी, और ये नहीं लिखेंगे। बहुत तेज हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत चालाक। अबे नालायकों, तुम्हें लगा कि 6 करोड़ मैक्सिमम विड्रॉ कर लूंगा, 40 लाख का लॉस सेट ऑफ कर दूंगा, और 40 लाख का लॉस सेट ऑफ करने के बाद 5.6 सीआर बचेगा, फिर तो मैं इतना बांट ही सकता हूं। क्योंकि अगर मैंने 50 करोड़ के रिजर्व में से 5.6 निकाल भी लिया तो मेरे पास 44.4 करोड़ बचेंगे, और वो तो 15% से ज्यादा ही है। तो मेरी तब भी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी और मैं इतना डिविडेंड बांट दूंगा, है ना? यही आया था ना दिमाग में। अरे नालायकों, ऊपर क्वेश्चन में लिखा था एवरेज रेट 25% है। पिछले 3 साल का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड इज 25%। आप उससे ज्यादा डिविडेंड दे ही नहीं सकते। 10 करोड़ का 25%, मैक्सिमम डिविडेंड कैन बी 2.5 करोड़ इन दिस क्वेश्चन। हे राम, मैक्सिमम डिविडेंड कितना हो सकता है? 2.5 करोड़। नालायकों, सॉरी बोलो जिन्होंने 5.6 सीआर लिखा था। मैक्सिमम डिविडेंड कितना हो सकता है? 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ से ज्यादा आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, बिकॉज द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड इज 25%। गौचा गौचा सर। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो। इसका मैंने यहां पर ये आपको प्रेजेंटेशन दे रखी है, आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करके आना है ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है? ये पूरी प्रेजेंटेशन है एग्जाम वाली। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 100 लाख, जनरल रिजर्व दे रखा है 150 लाख, डीआरआर आपको दे रखा है नहीं कंसीडर करना होता बिकॉज इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। कंपनी जो है उसको पहले डिविडेंड डिक्लेयर, उसने पिछले 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, कंपनी को लॉस हो रखा है 20 लाख का। टेल मी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट कैन बी डिक्लेयर्ड। चलो इसका आंसर नहीं दिखाते, आप लोग मुझे फटाफट से चैट पे बताओ इसका आंसर कितना है कैलकुलेट करके। इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन टू यू 100 लाख, जनरल रिजर्व दे रखा है 150 लाख, डीआरआर आपको कंसीडर ही नहीं करना है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कंपनी का लॉस है 20 लाख का। आप बताओ कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड आप दे सकते हो? अब देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पिछले 3 साल डिविडेंड बांटा ही नहीं, तो वो एवरेज वाली कंडीशन को छोड़ दो, तुम बाकी 3 कंडीशन दिमाग में रखो बस। मैक्सिमम विड्रॉ होगा 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस 3 रिजर्व,
फिर उसके बाद पहले लॉस सेट ऑफ करना, और लॉस सेट ऑफ करने के बाद जो आए वो आप देख लेना, उतना आप यूज कर सकते हो, बट वो निकालने के बाद रिजर्व में 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल बचना चाहिए। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, ब्यूटिफुल, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड अनामिका, एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। लक्ष्मेश्वर वेरी गुड, रितिका वेरी गुड हर्ष वेरी गुड, सैम yes, everyone is giving correct answer, प्राची चावड़ा, सारा, रेशमा, कुंदन आ रहा है, आंसर लिख रहे हैं नहीं कर सकते डिविडेंड डिक्लेयर। देखा मेरे समझ लेने का नतीजा। वेरी गुड, एवरीवन इज गिविंग द करेक्ट आंसर। अनिल पटेल, वीरेंद्र, सोनाली, हिमांशु, अपूर्व, सुपर्णिका, वेरी गुड, सबके आंसर एकदम करेक्ट है सर। आंसर इज 5 लाख। 5 लाख का डिविडेंड आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे? 150 लाख प्लस 100 लाख 250 लाख। 250 लाख का आप 10% निकाल सकते हो, दैट मीन्स 25 लाख। 25 लाख में से पहले 20 लाख का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, यानी आप 5 लाख निकाल सकते हो। तो अल्टीमेटली 5 लाख यू विल बी विड्रॉइंग। 5 लाख जब आप 150 लाख में से विड्रॉ करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद 145 लाख, एंड 145 लाख 100 लाख के 15% से तो ज्यादा ही है। तो yes, your all conditions are satisfied. So accordingly, आप 5 लाख का डिविडेंड क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये रहा इसका आपका करेक्ट आंसर, पूरा यहां पे प्रेजेंटेशन की फॉर्म में मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अब इसके कुछ 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको और दिखा देता हूं जो आपके थोड़ा सा काम में आ जाएंगे। रेस्ट वी विल डिस्कस इन द राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, ना 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 ना। ये आज सॉरी बोलेगा बस। कुंदन, ओले ले 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 ले। चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट वाले थोड़े। ठीक है, सुनना। ये जो रेट वेट वाले क्वेश्चन है ये मैंने करवा दिए तुमको, और तुमको मैं करा दूंगा। ठीक है, वो कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, ठंड पाओ। यस, एक्सप्लेनेशंस लिखनी होती है, सिर्फ कैलकुलेशन करने से आपको नंबर नहीं मिलते हैं। प्रोविजन लिखने होते हैं प्रॉपर, जैसे अभी लिख के बताया वैसे उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, देखो ये वो वाला क्वेश्चन है। वाईजेड लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डिविडेंड बांटना चाहती है 10% का, प्रॉफिट है कंपनी का 910 करोड़ रुपए। क्या कंपनी को पहले कोई रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, इट इज टोटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की चॉइस है बांटना है। अगर आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है, यू वांट टू ट्रांसफर टू द रिजर्व, यू कैन ट्रांसफर टू द रिजर्व। इफ यू डोंट वांट टू ट्रांसफर टू द रिजर्व, यू नीड नॉट टू ट्रांसफर टू द रिजर्व, इट इज टोटली एट योर डिस्क्रिशन। ओके, ये देखो, द डायरेक्टर ऑफ डिलाइट लिमिटेड प्रपोज डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12% ऑन इक्विटी शेयर्स। 12% डिविडेंड अनाउंस करा। ठीक है, आपको बताना है क्या क्या आपका ओपिनियन है इन गिवन केसेस में। अच्छा, मिस्टर ए होल्डिंग इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 लाख रुपए हैज नॉट पेड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख टुवर्ड्स द कॉल मनी। बाई के बाद 10 लाख के शेयर थे, 12% डिविडेंड इसको मिलना है 10 लाख पे, तो मैं बोलूं 1,20,000 का डिविडेंड इसको मिलना था, और 1,20,000 का डिविडेंड मिलना था, पर इसने कंपनी ने 1 लाख की कॉल मनी नहीं दे रखी। क्या कंपनी 1 लाख रुपए एडजस्ट कर सकती है? यस, 20 लाख रुपए और 20,000 रुपए इसको दे दिए जाएंगे। मिस N was the holder of 1,000 equity shares, but she has transferred the share to Mr. R, whose name has been registered on 20th May, who will be entitled to have the dividend। ओ भाई, डिविडेंड अनाउंस हुआ है 20 सितंबर को। ठीक है, एजीएम में जाके कहीं हुआ होगा 20 सितंबर में, मान के चल रहा हूं एजीएम है। अरे बोलो ना, हाँ सर, 20 सितंबर को एजीएम में कहीं हुआ होगा डिक्लेयर। तो इसने क्या करा, एन ने ना अपने शेयर बेच दिया आर को, तो क्या डिविडेंड किसको मिलेगा? अरे आर को मिलेगा, क्योंकि 20 मई को उसका नाम आरओएम में चढ़ गया था ना। तो एज ऑन द डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट आर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगा, तो इसलिए आर इज द रजिस्टर्ड होल्डर, उसी को डिविडेंड मिलेगा। इसमें तुम 126 लगा के कंफ्यूज मत हो जाना।
गौचा। थैंक यू हिमांशी। ठीक है, ठीक है सर। एक क्वेश्चन में तुमको और दिखा दूं। कितने गया, वो कितने गया क्वेश्चन, ये वो न्यूमेरिकल वाले हैं, ये आप कर सकते हो। मेरे को एक दो क्वेश्चन और दिखाने हैं ऐसे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो। ऑल्दो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस में भी करा रखा है, बट मैं रिवीजन में इसको डिस्कस कर लेता हूं। एक कंपनी थी सरसी लिमिटेड, इसने 25 अगस्त 2022 को डिविडेंड डिक्लेयर करा। डिविडेंड कितने रुपए का था? 800 रुपए का। जबकि डिविडेंड पे हुआ 23 अक्टूबर को। बेड़ा गर्क। 25 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो 24 सितंबर तक यानी कि 30 डेज के अंदर अंदर पे हो जाना चाहिए था, 24 सितंबर तक। बट अगर नहीं पे हुआ तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। कितना परसेंट? 18% पर एनम। तो 24 सितंबर तक अगर पे नहीं हुआ तो 25 सितंबर से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा 23 अक्टूबर तक का। तो कितने दिन होंगे? काउंट करो। सितंबर के 6 दिन, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 डेज ऑफ सितंबर एंड 23 डेज ऑफ अक्टूबर। इट विल बी 29 डेज इन टोटल। तो 800 रुपए का 18% पर एनम आपको 29 डेज का क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, शेयर होल्डर को। एंड इट विल बी कमिंग टू 11.44 रुपीज। एंड राउंडेड ऑफ करोगे तो इट विल बी 11 रुपीज। ठीक है, मुझे याद है आंसर, इसलिए मैंने फटाफट लिख दिया। 11.44 आएगा, राउंडेड ऑफ टू 11 रुपीज। तो 11 रुपीज जो आपका सॉल्व करके देख लेना, 11.44 आता है। ठीक है, तो 11 रुपीज आपका क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। फिर आइए निधि कंपनी। निधि कंपनी ने 4 सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर करा और डिविडेंड था 100 रुपए का, चिल्लड़ 100 रुपए का। अगर 100 रुपए का डिविडेंड था तो आपको क्या करना है? आपको लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देनी है, डिक्लेरेशन, और साथ में क्या कर दो? साथ में उसको पब्लिश कर दो ऑन द नोटिस बोर्ड। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। अगर ऐसा कर दोगे तो फिर आपका सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा। फिर साथ में एक और क्वेश्चन दे रखा है। एक मिस्टर दीपक है, उसके पास 100 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ आर्या लिमिटेड। आर्या लिमिटेड को इस साल कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो क्या कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा? देखो क्यूमुलेटिव में क्या होता है, इस साल अगर तुमको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, बट उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, अगले साल आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। 22, EQ Limited declared and paid 10% dividend to all its shareholder except मिस्टर कुमार। सबको डिविडेंड चला गया, मिस्टर कुमार को नहीं गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बैंक अकाउंट नंबर दे रखा था वो मैच नहीं हो रहा था। कंपनी ने ट्राई किया डिविडेंड रेमिट कराने का, बट नहीं हो पाया। बैंक ने पेमेंट रिटर्न कर दी और इन दैट केस मिस्टर कुमार को डिविडेंड नहीं पहुंचा। ठीक है, कंपनी ने डिड नॉट इन्फॉर्म टू मिस्टर कुमार। आपसे गलती ये हुई कि आपने मिस्टर कुमार को क्या नहीं करा? इन्फॉर्म नहीं करा। अगर तुम इन्फॉर्म कर देते तो तुम 127 में बच जाते, क्योंकि वहां एक्सेप्शन में लिखा हुआ था आपको डायरेक्शन दी गई, आपने डायरेक्शन कंप्लाई नहीं की तो कोई बात नहीं, इन्फॉर्म कर दो। पर तुमने कम्युनिकेट नहीं करा, ये तुमने गड़बड़ कर दी, तो यहां तुम थोड़ा सा गड़बड़ा गए हो। आपको कंपनी को लायबल किया जाएगा, 127 अट्रैक्ट होगा, नॉन कंप्लायंस माना जाएगा एंड सेक्शन नंबर 127 विल बी अट्रैक्टेड। कंपनी विल बी लायबल फॉर द पीनल प्रोविजंस। कंपनी के ऊपर पेनल्टी प्रोविजंस लगेंगे। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी। और कोई क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है सच अभी, बाकी होगा भी तो कोई राइटिंग प्रैक्टिस में उठा लेंगे, उसकी कोई टेंशन है नहीं। चैप्टर मैंने तुम्हें करा दिया मस्त तरीके से रिवाइज, और बस 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 बस। ये क्वेश्चन में क्या था मैं बता देता हूं, वैसे ही बता देता हूं। इसमें ना क्या हुआ, इसका डिविडेंड लेट हुआ, तो ये जब डिविडेंड लेट हुआ ना, ये बंदा 20% पर एनम का इंटरेस्ट मांग रहा था, जबकि कंपनी 20% थोड़ी देगी, 18% देगी। तो बस वही क्वेश्चन है, 20 नहीं मिलेगा 18 मिलेगा, बस वही क्वेश्चन है। 127 चेप के लास्ट में लिख देना कि 20 नहीं मिलेगा 18 मिलेगा। ठीक है, चलो। सो दिस चैप्टर इज ब्यूटिफुली कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू लर्न इट वेरी ब्यूटीफुली। आपको अच्छे से इसको पढ़ के आना है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, एंड पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पेल देना है। ठीक है, ठीक है सर। राइट राइट। और तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो भाई, देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, तुम क्या देख रहे हो, मैं ही देख रहा हूं ना। तुम सब्सक्राइब कर रहे हो ना, तुम शेयर कर रहे हो ना, तुम कमेंट कर रहे हो। लाइक कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड मिलेंगे अपन कल दोबारा से नई वाले रिवीजन वीडियो के अंदर, नए वाले रिवीजन वीडियो के अंदर। टिल देन फटाफट से चैट पे लिख दो क्या बोलना है मेरे को, जल्दी से बताओ क्या क्या क्या। यस, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्या? जल्दी बोलो क्या?
कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस. थैंक यू सो मच. टेक केयर. टाटा. बाय बाय.